हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखिए, इससे पहले कि हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर चले, पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, एक्सेल में ऑपरेटर्स जो है ना, वो सिंबल्स होते हैं या कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबल्स भी हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग वैल्यूज के ऊपर या सेल के ऊपर, जहां पे सेल के अंदर भी जो है ना वो कोई वैल्यू ही रहेगा, कोई डाटा ही रहेगा, उसके ऊपर करते हैं किसी खास तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए। अपने पास एक्सेल में जो ऑपरेटर्स हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला ऑपरेटर जो है वो कहलाता है अरिथमेटिक या अरिथमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा है कनकटनेशन या टेक्स्ट कनकटनेशन ऑपरेटर। चौथा है रेफरेंस ऑपरेटर और पांचवा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोग वन बाय वन एक एक ऑपरेटर को समझेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है आपके पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का कैटेगरी। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे प्लस का इस्तेमाल एडिशन के लिए होता है, दो या दो से अधिक वैल्यूज को आपस में जोड़ने के लिए होता है, जहां वैल्यू हम लोग डायरेक्टली भी दे सकते हैं या वैल्यू की जगह पे सेल एड्रेस को भी दे सकते हैं। तो जहां पे जो सेल एड्रेस देंगे ना, उस सेल में जो वैल्यू होगा उसका एडिशन होगा, और यही कॉन्सेप्ट सारे ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई होगा। माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, एस्ट्रिक मल्टीप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डिवीजन का जो सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिवीजन इंटीजर डिवीजन भी हो सकता है और रियल डिवीजन भी हो सकता है, रियल नंबर डिवीजन भी। और पावर का जो सिंबल है वो पावर मतलब कि एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि परसेंट का सिंबल परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक्सेल खोल के रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अपने पास मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है कि कौन कौन से ऑपरेटर आपके पास हैं। अब देखो, जो भी फॉर्मूला हम लोग एक्सेल के अंदर टाइप करेंगे ना, उसकी शुरुआत इक्वल सिंबल से होगी। तो इक्वल के बाद मान लो कि मुझे 120 में ऐड करना है, प्लस करना है 46 को। तो मैंने लिखा इक्वल्स 120 प्लस 46, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा ना, देखो 166 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। मतलब कि यहाँ हुआ क्या, एक्चुअली 120 और 46 जो है ना वो आपस में जुट गया। सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल्स 145 माइनस 56, और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं ना, तो देखो ये माइनस होके चला आया यहाँ पे। इसी ढंग से इक्वल 12 इंटू 9 हम लोग लिखते हैं, तो 12 में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल मान लो हमने लिखा 45/2, तो 45 में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इक्वल्स हमने लिखा, भाई हमको पता करना है कि 7 पे पावर 7, और शिफ्ट के साथ अगर आप 6 दबाओगे ना तो ये पावर का सिंबल आ जाएगा। तो 7 पे पावर 4 क्या होगा। अब जैसे ऐसा लिख के आप इंटर प्रेस करते हो, देखो 2401 ऐसा आ गया। इक्वल मान लो आप लिखते हो 50%, तो 50/100 0.5 आ जाएगा। या आप लिखते हो कि भाई 900 का 900 गुना 34%, तो 900 का 34% जो भी है वो आ जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट जो है दो वैल्यूज को यूज किया। लेकिन अब सपोज कि A1 में मैंने रखा 145 और यहां पे रख दिया सपोज मैंने 34। अब मैं लिखता हूं इक्वल्स A2। देखो A2 यहां पे जो है ना, ये सेल का एड्रेस हो गया। A2 में आप जोड़ दो, प्लस कर दो B2 का वैल्यू। जैसे ऐसा लिख के आप इंटर प्रेस करोगे तो 145 में 34 ऐड हो जाएगा। और एक यूनिक चीज है कि आप यहां पे अगर A2 का वैल्यू चेंज करोगे तो देखो यहां पे रिजल्ट भी चेंज होगा। उसी ढंग से अगर B2 का भी वैल्यू चेंज कर तो देखो रिजल्ट चेंज होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई A2 में जो भी वैल्यू है उसमें आप माइनस कर दो B2 का वैल्यू, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली A2 में गुना कर दो B2 का वैल्यू, या B2 में गुना कर दो A2 का वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप माइनस के लिए भी यूज कर सकते थे कि इक्वल आप B2 में माइनस कर दो A2 का वैल्यू, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। आप यहां पे लिखते हो इक्वल्स, ऐसा है कि A2 में जो भी वैल्यू है बाई B2 में जो वैल्यू है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो। या A2 में जो वैल्यू है, A2 में जो वैल्यू है उसमें पावर निकालो 3,
या फिर इक्वल B2 में जो वैल्यू है उसमें जो है पावर निकालो 2। अब देखो जब भी यहाँ पे देखो ये साइंटिफिक नोटेशन है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1.3 E प्लस 0.7, इसका मतलब है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7। तो एक्सेल जो है ना, अगर रिजल्ट बहुत लॉन्ग नंबर आता है ना, इंटीजर नहीं एक्चुअली नंबर, तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सेल का अपना रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है। आप चाहते हो कि A2 में जो वैल्यू है उसका B2 परसेंटेज पता हो, B2% मतलब 234 का 46%, तो आप ऐसा लिख के इंटर प्रेस करते हो, देखो 107.64 आ जाएगा। तो इस ढंग से हम लोगों ने सीखा अभी तक कि कैसे आप अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। अब कुछ प्रोफेशनल एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना, ये अक्सर आता है। जैसे मान लो कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट है, कुछ एम्प्लॉयज आपको मिल चुके हैं, यहां पे आपके पास कुछ एम्प्लॉय हैं, चलो 5 एम्प्लॉय आपके पास है, और आपको कहा जाता है कि भाई सबका बेसिक जो है ना, बेसिक सैलरी दिया हुआ है। क्या है बेसिक? तो किसी का बेसिक, जो जिसका बेसिक है आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर लो, मतलब डेटा तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। और आपको कहा जाता है कि इसका डीए निकालो जो कि 25% होगा। चलिए भाई ठीक है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस निकालो, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता। हाउस रेंट, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, मकान किराया भत्ता। मान लो ये 35% है, ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे टोटल सैलरी निकालना है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? इक्वल, अब देखो डीए किसका निकालना है, डीए का बेसिक कहां है? तो B3 में है, तो B3 का 25% आपने निकाल दिया, इंटर प्रेस कर दिया। अब देखो यहां से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लो, तो यहां देखो सबका डीए निकल गया। E001 का भी डीए निकल गया, E002 का भी डीए निकल गया। अगर आप चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वल B3 का कितना परसेंट है भाई? तो 35% है, तो यहां 35% लिख के इंटर प्रेस करो। और देखो यहाँ पे ये जो नीचे डॉट सिंबल आ रहा है ना सेल के नीचे, इसको फिल हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखो फिल हो जाएगा। ये 2 एक्स्ट्रा सेल आ गया, चलो इसको हटा देते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि इसके अलावा जो है आप निकाल दो टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये भी 10% है। तो देखो एक काम और है, मैं इसे यहां से डिलीट कर दे रहा हूं, फिलहाल यहां से मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। और देखो ये चीज जो है, अगर आप ऐसे डिलीट करते हो ना तो आप यहां से फॉर्मेट वगैरह भी हटा दो, ऑटोमेटिक कर दो। यहां से इसको भी ऐसे कर दो, और यहाँ पे ये भी जो है नो फिल कर दो, नो बॉर्डर कर दो। चलो सब सही हो गया। अब टीए आपको 10% निकालना है, तो टीए किसका है भाई? इसी का टीए होगा ना B3 में जो वैल्यू है, इंटू 10%। लेकिन देखो एक चीज, अभी आप सारे सेल को सेलेक्ट करो। एक मैं और मेथड यहां पे बता देता हूं, सारे सेल को सेलेक्ट कर लो जिसमें जितना भी इंप्लॉय है सबका टीए निकालना है। अब आप लिखो इक्वल B3 का 10%, और यहां पे आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल इंटर। जैसे आप कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे देखो सबका टीए निकल गया। अब सपोज कि पीएफ का नियम अगर है, आपको कहा जाता है कि नहीं भाई हर एक इंप्लॉय का 3.5% पीएफ कटेगा, माइनस होगा, ध्यान देना। तो आप, चलो फिर से मैं सबको सेलेक्ट करता हूं, लिखता हूं इक्वल, ये जो बेसिक है ना इसका 3.5% और कंट्रोल इंटर। ये देखो सबका पीएफ निकल गया। अब यहां पे आपको कहा जाता है टोटल सैलरी निकालने के लिए, ये अक्सर पे स्लिप बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इक्वल बेसिक, मतलब कि बेसिक E001 का बेसिक कहां है? तो B3 में है, प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, लेकिन माइनस होगा पीएफ। पीएफ हमेशा कटता है, ये चीज याद रखना। अब चलो इसको मैं यहां से ऐसे डबल क्लिक कर देता हूं, और इसको कंट्रोल बी से अनबोल्ड कर देता हूं, इसको भी कंट्रोल बी से अनबोल्ड कर देता हूं, और इसका अलाइनमेंट मैंने एक्चुअली चेंज किया था, अलाइनमेंट भी सही कर लेता हूं। देखो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन ये पे स्लिप बन गया अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से। तो अभी फिर हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बेसिक्स को सीख लिया, और एक प्रोफेशनल एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखो सेकेंड ऑपरेटर अपने पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल
दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है, और कंपैरिजन के बाद ये अगर कंपैरिजन सही है ना तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी है उनका आउटपुट जो है, उनका रिटर्न वैल्यू ऑलवेज या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। डिपेंड करता है कि आपका जो लिखा हुआ कंडीशन है वो सही है तो ट्रू आएगा, गलत है तो फॉल्स आएगा। यहां पे इक्वल का इस्तेमाल इक्वलिटी चेकिंग के लिए होता है। लेस देन ग्रेटर देन एक साथ यूज करोगे तो ये नॉट इक्वल टू कहलाता है। ग्रेटर देन है, लेस देन है। ग्रेटर देन के साथ अगर आप देखो कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल भी यूज कर सकते हो। अगर आप इक्वल भी यूज करते हो तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। अगर लेस देन के साथ इक्वल टू यूज करते हो तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है। तो इसके एग्जांपल को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन ऑपरेटर हेडिंग बना के रखा है और सारे कंपैरिजन ऑपरेटर को यहाँ पे लिख के रखा है। अभी मुझे पता करना है कि भाई बताओ कि 10 बराबर है 10 के। तो हाँ 10 तो बराबर है 10 के। देखो यहाँ पे जो शुरू में मैंने इक्वल लिखा ना, वो तो इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेल में हर एक फार्मूला का जो शुरुआत है ना वो इक्वल सिंबल से होना चाहिए, और बाद वाला जो इक्वल है ये इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, जो कि एक तरह का क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब भाई 10 तो बराबर है ही ना 10 के, तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं चेक करूं कि क्या 100 बराबर है 90 के, तो नहीं, फॉल्स देगा। इसी ढंग से अगर मैं लिखता हूं कि क्या 10 नहीं बराबर है 10 के, तो नहीं भाई बराबर है, फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं कि क्या 190 नहीं बराबर है 140 के या 40 के, चलो 40 ही लिख देता हूं, तो नहीं बराबर है, ट्रू हो गया। मैं लिखता हूं कि क्या 19 ज्यादा है 45 से, नहीं, फॉल्स है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि क्या 23 ज्यादा है 4 से, बिल्कुल है। इसी ढंग से इक्वल, क्या 34 कम है 45 से, 34 कम है 45 से, तो हाँ 34 तो कम है 45 से। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि क्या 34 कम है 6 से, तो नहीं। इसी ढंग से अगर मैं यहां पे लिख दूं कि क्या 34 कम या बराबर है 34 से, तो देखो कम तो नहीं है लेकिन बराबर है। क्या 23 कम या बराबर है 45 से, तो कम तो है। क्या 240 कम या बराबर है 56 से, तो देखो 240 ना तो कम है और ना ही बराबर है, इस केस में फॉल्स आएगा, है ना। इक्वल, क्या 56 ज्यादा या बराबर है 56 के, तो भाई 56 ज्यादा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है 56 के, एक कंडीशन तो सही है, ट्रू आएगा। सिमिलरली क्या 45 ज्यादा या बराबर है 56 के, तो 45 ना तो ज्यादा है 56 से ना तो बराबर है, फॉल्स आएगा। क्या 45 या 445 ज्यादा या बराबर है 45 के, तो ज्यादा तो है, ट्रू आएगा। यहां पे मैंने फिर अगेन क्या यूज किया, डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लिया। लेकिन अगर आप इसी को यूज करना चाहते हो, मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 120 और यहां पे लिख दिया 45, अब मैं यूज करता हूं, देखो इक्वल, क्या A1 में जो वैल्यू है वो बराबर है B1 के वैल्यू से। अब डिपेंड करता है A1 और B1 में क्या है, फिलहाल तो बराबर नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों के वैल्यू को बराबर कर देता हूं फ्यूचर में, तो देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला में जो फॉल्स आउटपुट आ रहा था वो ट्रू आ गया, है ना। तो ये फायदा होता है सेल एड्रेस का यूज करने से कि आपका फॉर्मूला डायनेमिक बन जाता है। सिमिलरली आप यूज करते हो कि क्या A1 का वैल्यू नहीं बराबर है B1 के वैल्यू के, अपने हिसाब से वो रिजल्ट दे देगा। क्या A1 का वैल्यू ज्यादा है B1 से, या आप ऐसा भी यूज कर सकते हो कि क्या B1 का वैल्यू ज्यादा है A1 से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली आप यूज करते हो क्या A1 का वैल्यू कम है B1 से। अब जिस हिसाब से जो भी रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही। A1 का वैल्यू क्या ज्यादा या बराबर है B1 के वैल्यू से, या फिर आप चेक करते हो कि क्या A1 का वैल्यू कम या बराबर है B1 के वैल्यू से। अभी तो फॉल्स ट्रू ऐसा कुछ आ रहा है इस हिसाब से। अभी जो वैल्यू A1 और B1 में अगर आप चेंज कर रहे हो, तो मान लो मैंने दोनों जगह 10 डाल दिया, तो यहाँ पे आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आगे चल के फिर मैं इस्तेमाल बताऊंगा, बहुत अच्छा सा इस्तेमाल होगा। अभी पहले ये तो मैंने बेसिक बता दिया कंपैरिजन ऑपरेटर का। चलो अब थर्ड ऑपरेटर जो अपने पास है वो है टेक्स्ट कनकैटिनेशन ऑपरेटर।
ठीक ठाक ऑपरेटर है। देखो ये दो टेक्स्ट वैल्यू को आपस में कनकटनेट करता है और इसके लिए एंड सिंबल यूज होता है, जिसको एम्परसेंड सिंबल भी बोलते हैं। जैसे देखो ध्यान से, टेक्स्ट कनकटनेशन ऑपरेटर, और इसी को कनकटनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा इक्वल, अब देखो टेक्स्ट ऑलवेज डबल कोटेशन में जाता है। मान लो मैंने लिखा साइबोटेक और उसके बाद कनकटनेशन ऑपरेटर यूज किया और लिख दिया फिर सिंगल कोटेशन में, सॉरी डबल कोटेशन में। ऑलवेज याद रखना कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग जो होता है ना वो डबल कोटेशन के अंदर ही होता है। आप क्या कर रहे हो कि साइबोटेक को और कैंपस को आपस में कनकटनेट कर दो, तो देखो साइबोटेक कैंपस लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे साइबोटेक और कैंपस के बीच में स्पेस तो नहीं है। इसका दो उपाय है। आप देखो, या तो साइबोटेक के बाद एक स्पेस दे दो और तब डबल कोटेशन बंद करके कनकटनेशन ऑपरेटर यूज करो और उसके बाद कैंपस लिखो। देखो बीच में स्पेस आ गया क्योंकि साइबोटेक के एच के बाद मैंने एक स्पेस दिया था। या नहीं तो आप साइबोटेक लिख के स्पेस मत दो, लेकिन कनकटनेशन ऑपरेटर के बाद जब आप कैंपस लिखने जा रहे हो ना तो शुरू में आप स्पेस दे दो। तो वही चीज हुआ ना, साइबोटेक के एच के बाद स्पेस नहीं मिला तो कैंपस के सी के पहले मिल गया, देखो स्पेस आया। यहां पे अगेन मैंने डायरेक्ट दो वैल्यू यूज कर लिया है। अगर मान लो यहां A1 में आप लिख देते हो साइबोटेक और B1 में लिख देते हो कैंपस, अब आप लिखते हो इक्वल्स A1 कनकटनेशन ऑपरेटर B1, तो A1 में जो वैल्यू है और B1 में जो वैल्यू है वो आपस में कनकटनेट हो गया। आप देखो दोनों के बीच स्पेस तो है नहीं, तो एक उपाय और आप कर सकते हो। बीच में आप देखो कनकटनेशन ऑपरेटर के बाद डबल कोटेशन में एक स्पेस क्यों नहीं दे देते और फिर कनकटनेशन ऑपरेटर दे दो, आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर लो। तो A1 के साथ, A1 में जो वैल्यू है उसके साथ कौन कनकटनेट हुआ, एक स्पेस कनकटनेट हुआ, तो हो गया साइबोटेक के बाद एक स्पेस और उसके बाद कैंपस भी कनकटनेट हुआ, तो देखो यहाँ पे साइबोटेक कैंपस के बीच में स्पेस आ गया। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर जो है वो है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर का क्या इस्तेमाल है, देखो दो रेफरेंस ऑपरेटर अपने पास है, एक कोलोन है जिसको रेंज ऑपरेटर बोलते हैं और एक कॉमा है जिसको यूनियन ऑपरेटर बोलते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। रेंज, ये जो रेफरेंस ऑपरेटर है ना वो रेंज को डिनोट करता है। अब ये क्या है बात समझिएगा। हालांकि एक चीज मैं और बता दूं, जहां पे कोलोन हम लोग यूज करते हैं ना रेंज ऑपरेटर में, हम लोग चाहे तो 2 बार डॉट भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। यहां पे एक काम मैं करता हूं कि एक रो और ऐड कर देता हूं, ये बताने के लिए कि भाई आप डबल डॉट भी यूज कर सकते हो रेंज के लिए। मैंने यहां लिख दिया, आप देखो क्या इसका मतलब है, समझना। मेरे पास कुछ वैल्यूज रखे हुए हैं ए कॉलम में, कुछ वैल्यूज रखे हुए हैं बी कॉलम में। चलो ऐसा है। अब ध्यान देना, मुझसे कहा गया कि आप सम निकालो। सम एक फंक्शन है जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि पहले बेसिक में समझा देता हूं कि सम के अंदर सपोज आप ब्रैकेट ओपन करके ऐसे 12,4,5 लिख के और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हो ना, तो ये क्या करेगा ना कि 12, 4 और 5 को आपस में ऐड कर देगा, तो क्या आ जाएगा 12, 4, 16, 5, 21। ये इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। सम में आप एक वैल्यू भी डालोगे अगर, तो ये उसी का रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सम को ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, ये एरर दे देगा। अब सम में मुझे कहा गया कि आप इन वैल्यूज को जोड़ दो। अगर सिर्फ इन वैल्यूज को जोड़ने कहा गया तो मैंने लिखा A2 से A7, देखो आपस में ऐड हो गया। ये कोलोन का यूज है। यहां पे मैंने रेंज यूज कर लिया ना, A2 से A7। इसी ढंग से अगर आपको कहा जाए कि भाई आप सम निकालो B2 से B7 तक का या B6 तक का, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे डाटा का ही निकालना हो। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो देखो B2 से B7 आप इंडिविजुअली ऐड कर लेना, B2 से B6 के वैल्यू को, सेम चीज आएगा। या मैं ऐड करके दिखाई देता हूं, रुको। देखो यहाँ इक्वल ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू, मतलब इस सेल का वैल्यू प्लस इस सेल का वैल्यू, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो इतनी दफा आपको प्लस नहीं लिखना पड़ा, ये फायदा हो गया रेंज ऑपरेटर का यूज करने से। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल सम आप लिख दो ना सीधा कि A2 से लेके
बी के 7 तक, देख लो वही चीज आएगा। और जो काम आपने ऐसे किया है ना, अगर आप यहां पे 2 बार डॉट डॉट भी दे दोगे ना, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कोलोन तो यूज होता ही है रेंज ऑपरेटर की तरह, लेकिन 2 बार डॉट भी इस्तेमाल होता है रेंज ऑपरेटर की तरह। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, डॉट डॉट देने के बाद देख लो यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है। हालांकि जब आप दोबारा जाके चेक करोगे ना, तो वो डॉट डॉट कोलोन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब इस्तेमाल तो आप कर सकते हो, लेकिन फाइनली एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको इसी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देगा। आप यूज करोगे 2 बार डॉट, लेकिन उसको कोलोन में यूज कर लेगा। अब देखो कॉमा ऑपरेटर का क्या यूज है। आप चाहते हो कि सम निकालो भाई A2 से लेके कहां तक का, A के 5 तक का, कॉमा B3 से लेके B के 6 तक का। अब देखो यहां पे ये रेंज खुद बता रहा है A2 से A5, इन वैल्यूज को आपस में जोड़ देगा प्लस इन वैल्यूज को आपस में जोड़ देगा, इंटर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई A2 कॉमा ये वाला सेल कॉमा ये वाला सेल, देखो अलग अलग सेल आप जोड़ दे रहे हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये कॉमा ऑपरेटर जो है ये यूनियन की तरह काम करता है, रेंज को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। आप देखो तो ऐसे भी नहीं लिख सकते थे क्या, देखो तो इक्वल सम A2 से A7 कॉमा B2 से B7। हालांकि इसको तो आप ऐसे भी लिख ही सकते थे सीधा एक ही बार में, आप कि भैया A2 से आप B7 निकाल दो, सेम रिजल्ट आता। लेकिन मतलब ठीक है आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कॉमा ऑपरेटर के बारे में पूछा जाएगा इंटरव्यूज वगैरह में, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये भी एक तरीका होता है। तो ये इस्तेमाल हो गया आपका रेफरेंस ऑपरेटर का। अब देखो अपने पास अगला जो ऑपरेटर है, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे अपने पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक है एंड, जिसको लॉजिकल एंड बोलते हैं, एक है और जिसको लॉजिकल और बोलते हैं, और एक है नॉट जिसको लॉजिकल नॉट कहा जाता है। हालांकि बाद में आप देखोगे कि अभी तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहला रहा है ना, बाद में यही चीज आपका लॉजिकल फंक्शन भी कहलाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉजिकल ऑपरेटर भी कहलाता है और लॉजिकल फंक्शन भी कहलाएगा आगे चल के। अब देखो एंड का कहना है ना, जैसे आप लिखते हो इक्वल एंड, यहां पे 2 कंडीशन आप डालो, या 2 से आप ज्यादा भी कंडीशन डाल सकते हो। फिलहाल मैं 2 कंडीशन डालता हूं। मैंने चेक किया कि क्या 15 ज्यादा है 7 से, तो हाँ जी है, कॉमा 34 कम है 130 से, तो हाँ जी है। अब देखो यहां मैंने एंड ऑपरेटर को 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है कि क्या 15 ज्यादा है 7 से, ये भी सही है। और दूसरा कंडीशन है कि क्या 34 कम है 130 से, तो हाँ जी ये भी सही है। तो जब दोनों कंडीशन सही होता है ना, तो ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मान लो मैंने सेकंड कंडीशन को कर दिया गलत। अभी देखो मैंने लिखा है कि एंड क्या 15 ज्यादा है 7 से, तो हाँ है। अब चूंकि पहला कंडीशन सही है, इसीलिए दूसरा कंडीशन चेक हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन निकल गया गलत, 34 तो ज्यादा नहीं है। तो एंड का कहना है कि जब दोनों कंडीशन सही होगा ना, तब मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दे दूंगा। यहां पे दोनों में से दूसरा वाला कंडीशन गलत है, फॉल्स हो गया। कंडीशन यहां दोनों चेक हुआ, क्योंकि पहला कंडीशन सही मिला तो दूसरा कंडीशन भी चेक हुआ। लेकिन अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा देखो चेंज करता हूं। अब मैं कर देता हूं यहां पे कि क्या 15 कम है, मान लो 4 से, नहीं। अब दूसरा कंडीशन सही है, लेकिन देखो जब पहला ही कंडीशन गलत है ना, 15 कम है 4 से, एक्सेल ने ये चेक किया तो नहीं, तो दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। क्योंकि एक्सेल को तो ये पता है ना कि अगर दूसरा कंडीशन मैं चेक कर भी लूं और वो सही निकल भी जाए, तो भी क्या पहला कंडीशन तो फॉल्स है, तो मुझे देना तो फॉल्स ही पड़ेगा। चूंकि एंड का कहना है कि भाई दोनों कंडीशन अगर सही है तभी और सिर्फ तभी मैं ट्रू दूंगा। तो ये चालाकी क्या करता है ना कि अगर इसको कोई कंडीशन गलत मिलता है ना, तो आगे की कंडीशन को ये चेक ही नहीं करता है। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, फाइनली आपका रिजल्ट जो आप देखोगे, फिर से मैं इसको थोड़ा एडिट कर लूं। पहला कंडीशन मैं गलत कर देता हूं और कॉमा, क्या 23 ज्यादा है 56 से या 5 से, दूसरा तो सही है लेकिन दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, देखो आउटपुट फॉल्स आ गया। अब अगर मैं एंड में लिखूं कि क्या 12 कम है 6 से, कॉमा 34 कम है 5 से,
यहां तो दोनों कंडीशन गलत है, लेकिन एक्चुअली सेकेंड कंडीशन चेक नहीं होगा, क्योंकि पहला ही कंडीशन गलत है तो सेकेंड के ऊपर समय नहीं बर्बाद करेगा, सीधा आउटपुट फॉल्स दे देगा। ये काम है एंड का। ठीक है, एंड का कहना है कि दोनों कंडीशन जब तक अगर सही है तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दे दूंगा। अब देखो और का क्या कहना है। और का कहना है ना कि अगर दोनों कंडीशन जो आप दोगे अगर वो दोनों का दोनों फॉल्स है तभी मैं फॉल्स दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू दे दूंगा। अब देखो यहां पे मैं चेंज करता हूं और अब ध्यान दो 15 ज्यादा है 7 से, तो हां अब पहला कंडीशन तो सही है, तो अब ये दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन सही हो या ना हो इसको तो क्या देना होगा, ट्रू तो देना ही होगा ना, क्योंकि और का कहना है कि कोई एक कंडीशन भी सही होगा तो मैं ट्रू दूंगा। तो यहां सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगा, ये इंटरनल चीज मैं बता रहा हूं। इंटर देखो ट्रू आ गया। अभी यहां पे सेकंड वाले एग्जांपल में मैं अगर और लिख दूं तो देखो 15 ज्यादा है 7 से, तो हां फिर यहां सेकंड वाला कंडीशन चेक नहीं होगा, क्योंकि 15 ज्यादा है 7 से, ये ट्रू है। अब सेकंड वाला फॉल्स भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ट्रू ही देना है। ऐसा सोच के एक्सेल क्या करता है, आगे वाले कंडीशन को चेक नहीं करता। और के केस में देखो वहां फॉल्स होने पे चेक नहीं कर रहा था, यहां ट्रू होने पे चेक नहीं कर रहा है। एंड में फॉल्स होने पे आगे का कंडीशन चेक नहीं हो रहा था और में ट्रू होने पे चेक नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इंटरप्रेस करो, देखो ट्रू आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल में मैं एंड की जगह और कर देता हूं। 15 कम है 6 से, नहीं फॉल्स। चलो आगे का कंडीशन चेक होगा। 23 ज्यादा है 5 से, हाँ ट्रू। देखो पहला फॉल्स था ना तो दूसरा चेक हुआ। क्या 12 कम है 6 से, नहीं। क्या 34, अब देखो पहला कंडीशन गलत हुआ, 12 कम है 6 से तो नहीं, इसीलिए दूसरा कंडीशन चेक हो रहा है। क्या 34 कम है 5 से, तो नहीं फॉल्स। ठीक है, अब जहां तक बात नॉट की है तो नॉट मामला को उलट देता है। जैसे देखो अभी क्या यहां आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं नॉट तो ट्रू का ये कर देगा फॉल्स, इसका भी देखो ट्रू आ रहा है। यहां पे अगर मैं नॉट लिख दूं ऐसे तो देखो ट्रू का फॉल्स आ गया। अभी भी इसका भी ट्रू है, यहां पे मैं नॉट लिख देता हूं ब्रैकेट बंद, देखो फॉल्स आ गया। सिमिलरली अगर यहां पे मैं नॉट लिखूं फॉल्स आ गया, फॉल्स का ट्रू आ गया। तो देखो इस तरह से अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी ग्रेड वगैरह निकालने में बहुत लॉजिकल यूज होगा इसका। तो आगे की वीडियो में ये बताऊंगा। आज का वीडियो जो है ये डेडिकेटेड है बेसिक समझाने के लिए। अब ऑपरेटर्स का जब आप इस्तेमाल करते हो ना तो ऑपरेटर्स में भी जैसे एक ही फॉर्मूला में अगर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज करोगे ना तो वहां पे भी ऑर्डर कौन सा होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए एक्सेल फॉलो करता है या तो पेमडास का रूल या बॉडमास का रूल। पहले एक्चुअली पैरेंथेसिस का काम होगा, फिर एक्सपोनेंशिएशन का काम होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का काम हो जाएगा एक साथ, और तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा। ये चीज याद रखना, इस ऑर्डर को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं इक्वल 12 + 5 टू दी पावर 6, अब बताओ पहले 12 में 5 जुटेगा कि पहले 5 में 6 पर पावर लगेगा। तो जैसा कि यहां ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले एक्सपोनेंशिएशन होगा तो एक्चुअली पहले क्या होगा, पहले 5 का पावर 6 निकलेगा तब 12 जुटेगा। देख लो वही हुआ। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं पहले 12 में 5 जुट जाए, इसको रहने दो। ये देखो पहले 12 में 5 जुट जाए और तब पावर निकले 7 मान लो। तो 12 में 5 को पहले जोड़ना है तो आप 12 + 5 को ब्रैकेट में दे दो ताकि बॉडमास का रूल फॉलो हो, पहले ब्रैकेट वाला काम हो, पहले पैरेंथेसिस वाला काम हो। तो अब 12 × 5 17 का पावर 7 निकलेगा। देख लो ज्यादा हो गया, आप ऐसे भी निकालो ना, इक्वल 17 का पावर 7 निकाल के देखो, देखो सेम रिजल्ट आएगा। इसका क्या मतलब है कि यहां पे ब्रैकेट देने से पहले क्या हुआ, 12 में 5 जुटा तब जाके पावर निकला। लेकिन यहां क्या हुआ है इस केस में, यहां पे पहले 5 का पर पावर 6 निकल गया है। देखो ना 5 में पावर 6 आप निकालो, इक्वल 5 टू दी पावर 6 ये आया। अब इसमें जोड़ दो कि यहां क्या जुटा हुआ है, देखो तो 12। अब इसमें जो है आप 12 जोड़ के देखो तो क्या आता है, तो आप पाओगे देखो रिजल्ट सेम है ना। तो इस ऑर्डर को भी हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा।
तो उम्मीद करता हूं कि एक्सेल का जो ये लेसन नंबर 2 था, जिसमें मैंने आज बताया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, एक दो प्रोफेशनल एग्जांपल भी मैंने बताया। साथ में ये भी बताया कि 5 कैटेगरी के अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से इन ऑपरेटर्स को एक्सेल के अंदर यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे अगर नए आए हैं, इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।